हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है तो जर्मनी और जापान को हराने के बाद दुनिया में सिर्फ दो ही महाशक्ति बनी, वो थी अमेरिका और यूएसएसआर। हालांकि देखा जाए तो दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल काफ़ी डिफरेंस था, इसी वजह से दोनों हमेशा से ही कोल्ड वॉर में बिजी रही। और इसका जो फ्लैश पॉइंट था वो था जर्मनी का बर्लिन शहर। वहाँ पर बर्लिन वॉल बना दी गई थी जो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रही, डिसइंटीग्रेशन तक वहाँ पर रही थी। और दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो आपस में बर्लिन शहर में एक दूसरे के सामने खड़ी थी, तोपों के साथ, बमों के साथ, हवाई जहाज़ों के साथ। और इतनी ज़्यादा टेंशन थी, अगर इनके बीच में कुछ भी ऐसा होता तो ना कुछ भी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाती, दुनिया तबाह हो जाती। लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो 1991 में हुआ था, उसके बाद दुनिया में कोई भी महाशक्ति नहीं रही सिवाय अमेरिका के। अमेरिका अकेली महाशक्ति बनकर सामने आए दुनिया के, और इसे हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। यानी कि जहाँ पर एक देश या उसके सहयोगी देशों का मनमानी चलती है पूरी दुनिया के ऊपर, उसको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका को सैंक्शन लगाना हो किसी भी देश के ऊपर आसानी से लगा देता है, उसके सहयोगी देश भी सहयोग करते हैं जैसा कि पश्चिमी यूरोप के देश। तो ऐसी इस तरह से जो है ना, इसको एक वर्ल्ड ऑर्डर के नाम दिया गया है कि इस तरह से दुनिया चलती है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो वैसा होगा, तो इसको वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। लेकिन अब इस वर्ल्ड ऑर्डर के जो अमेरिका के जो विरोधी देश है वो चुनौती देने वाले हैं। जी हाँ, अभी रिसेंटली ही ईरान, तुर्की और रशिया की जो मीटिंग थी वो तेहरान में हुई, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो इस वजह से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहाँ पर बहुत सारे और देश भी जुड़ेंगे जो अमेरिका के विरोधी देश हैं। जैसे कि चाइना हो गया, सीरिया हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका के विरोधी है, तो वो उस वर्ल्ड ऑर्डर में फिट होंगे, वो आगे जुड़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए 3 ही सुनने में आ रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हुई स्टेप बाय स्टेप, और इन देशों की जो दुश्मनी है पश्चिमी देशों के साथ वो क्यों डेवलप हुई है, क्या कारण है इतना गुस्सा होने का कि इन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर ही बना डाला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम उन देशों के बारे में बात कर लेते हैं कि जिनकी नाराज़गी पश्चिमी देशों के साथ है और वो दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की फिराक में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टर्की की। आप देख सकते हैं टर्की है यहाँ पर काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में, नॉर्थ में आता है काला सागर, दक्षिण में आता है भूमध्य सागर। तो अगर तीनों देशों के बीच जो कुछ भी हो रहा है, अगर उनमें से सबसे अजीब चीज़ है तो वह तुर्की का इसमें शामिल हो, क्योंकि देखा जाए तो तुर्की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर के साथ जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ लड़ रहा था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो एलाइड पावर ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसमें बाद में तुर्की को भी शामिल किया गया। वो अलायंस नाटो का था और तुर्की यूएसएसआर के खिलाफ हो रहे कोल्ड वॉर में अमेरिका के साथ था। और तुर्की और अमेरिका में काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन मामला तो तब ख़राब हुआ जब तुर्की के राष्ट्रपति बने रेसेप तैयप एर्दोगन, और 2016 में एर्दोगन के खिलाफ एक नाकाम तख्तापलट किया गया। हालांकि देखा जाए तो तख्तापलट पूरी तरह से नाकाम हो गया था, लेकिन उसके बाद इस तख्तापलट के जो मास्टरमाइंड निकल कर सामने आए वो अमेरिका भाग गए और अमेरिका ने उनको शरण दे दी। और तुर्की से नाराज़ होने के कई और भी कारण हैं, देख तो ये आ गया कारण। और दूसरा मैं बता देता हूँ, रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर सैंक्शंस लगना। तुर्की ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जिसमें अमेरिका गुस्सा हो गया और उसने तुर्की को पहले तो मोस्ट एडवांस फाइटर जेट F-35 के डेवलपमेंट से बाहर निकाला और फिर उस पर प्रतिबंध भी लगा दिए। तो ऐसे में तुर्की के संबंध वेस्टर्न कंट्री से ख़राब हो गए, क्योंकि वेस्टर्न देशों का मानना था कि रूस का S-400 सिस्टम उनके देशों के लिए खतरा है। तो वहीं तुर्की ने इसको ये कहते हुए बचाव किया था कि तुर्की के लिए यही सही है, क्योंकि अमेरिका तुर्की को हथियार देने से मना कर रहा है। तो तब से तुर्की और पश्चिमी देशों के रिश्ते ख़राब है। इसके अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था भी कोलैप्स कर गई है। तुर्की की लीरा जो है मुद्रा, जहां पर 3 साल पहले उसका मूल्य था $1 बराबर 4 टर्किश लीरा, तो अब वो हो चुका है $1 बराबर 17 टर्किश लीरा के आसपास। तो तुर्की की यहाँ पर अर्थव्यवस्था गिर गई है, जिससे तुर्की भी अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। और अब आते हैं हम ईरान पर। ईरान आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट का कंट्री है। तो अब हम ईरान की बात करें तो 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति से पहले तो ईरान अमेरिका का मित्र देश था और दोनों देशों का संबंध काफ़ी गहरा था। इतना गहरा संबंध था कि अमेरिका ईरान को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा था।
लेकिन 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति में अमेरिका के खिलाफ ईरान के में काफ़ी गुस्सा देखा गया। तो हद तो तब हो गई जब ईरान के स्टूडेंट्स ने ईरान में स्थित अमेरिका की एम्बेसी पर हमला किया और वहां पर मौजूद 52 डिप्लोमेट्स को अपने कब्जे में ले लिया। ये डिप्लोमेट्स 440 दिनों तक ईरान के कब्जे में रहे थे, लेकिन इस घटना ने अमेरिका को ईरान का दुश्मन बना दिया। और उसके बाद जब सद्दाम हुसैन के इराक ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों ने उस समय इराक को सपोर्ट करते हुए इराक को हथियारों की सप्लाई कर दी थी, और इससे ईरान को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। 1980 से चला यह युद्ध 1988 में जाकर ख़त्म हुआ, लेकिन इस चीज़ ने ईरान को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ईरान तब हथियार सिर्फ विदेशों से लेता था। और इस युद्ध के बाद ईरान ने खुद हथियारों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और लार्ज स्केल पर मिसाइल, बम और दूसरे हथियार ईरान बनाने लगा। और इसी दौरान ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया, लेकिन इस चीज़ से अमेरिका परेशान हो गया और अमेरिका ने ये आरोप लगाया कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। हालांकि ईरान हमेशा से ये कहता है कि उसका बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो तो न्यूक्लियर एनर्जी से सिर्फ बिजली बना रहा है। बहरहाल ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगते ही उसकी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई। अब ईरान इससे परेशान हो गया, तो ईरान और पश्चिमी देशों के बीच 2015 में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई, जिसका नाम था JCPO, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे मेंबर्स थे, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ईरान, USA, UK और रशिया। तो इस न्यूक्लियर डील में ईरान अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी को रोक देगा और बदले में पश्चिमी देश उस पर से अपने प्रतिबंध हटा लेंगे। तो ये डील ओबामा के टेन्योर में हो गई थी, लेकिन जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो इन्होंने इस डील को क्रिटिसाइज़ किया और फिर 2018 में इस डील से पीछे हटते हुए वापस ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। और सैंक्शंस लगाने के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था फिर से गिर गई और उसका भरोसा अमेरिका से ख़त्म हो गया। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद न्यूक्लियर डील को जिंदा करने की कोशिशें हो रही है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी हुआ नहीं है। तो ईरान ने अब अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है। और अब बात करते हैं हम रूस की। अगर देखा जाए तो रूस और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई दुश्मनी नहीं है, बल्कि दोनों की दुश्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने से चल रही है, उससे पहले से ही चल रही है, क्योंकि USSR को किसी ने इनहेरिट किया है तो वो रूस है। पश्चिमी देशों का रुख रूस के लिए हमेशा से ही नेगेटिव रहा है और जब USSR टूटा तो वार्सो पैक्ट भी टूट गया, जिसको रशिया लीड कर रहा था, लेकिन नेटो नहीं टूटा, क्योंकि नेटो अपने दुश्मन के रूप में रूस को ही देख रहा था। खैर, पश्चिमी देशों और रूस के बीच इतनी तरह से रिश्ते खराब ही चलते रहे हमेशा से, लेकिन इसमें अहम मोड़ तब आया जब यूक्रेन 2014 में नेटो की मेंबरशिप लेने वाला था। तो तभी रूस ने यूक्रेन के ही एक हिस्से क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। आप देख सकते हैं क्रीमियन, आप देख सकते हैं ब्लैक सी में आता है, ये काफ़ी बड़ा पेनिनसुला है। इसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर भर भर कर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। वैसे भी नेटो का हिस्सा तो यूक्रेन था नहीं, तो उसको क्यों बचाते हो। अगर नेटो रूस पर हमला करता तो युद्ध का नतीजा बहुत भयानक होता। तो इस तरह से सैंक्शंस लगने के बाद रूस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, लेकिन रूस की इस तरह की चुनौती से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। और फिर 2022 की 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो आज 5 महीने हो गए हैं और ये अभी तक चल रहा है। और इस हमले के बाद पूरा पश्चिम ही रूस के खिलाफ हो गया और इतने सैंक्शंस रूस पर लगा दिए कि अब पूरा का पूरा रूस आइसोलेट हो गया। जैसे कि ईरान आइसोलेट हो गया है ना, वैसे ही ठीक रूस भी आइसोलेट हो गया है, किसी से कुछ नहीं कर सकता वो। तो अब ये तीनों ही देश पश्चिमी देशों से परेशान हो चुके हैं और इन पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देना चाहते हैं, जिसके लिए अब इन तीनों ने तेहरान में एक मीटिंग की, जिसका मकसद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ईरान के जो स्फेयर में जो है कितने सारे देश हैं, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, रशिया, यमन। और US के जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कौन कौन से देश, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल, बहरीन, UAE और आप ओमान को भी समझ सकते हो, और इधर मिस्र भी आता है। तो सबसे पहले ये तीनों देश अमेरिका के जो सहयोगी ऑयल प्रोड्यूसर देश हैं उनको टारगेट करेंगे, जैसे कि सऊदी अरब, UAE, ओमान, बहरीन इत्यादि, क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए तो ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए और ईरान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ है जिससे ईरान यहाँ पर ऑयल का ज़्यादा प्रोडक्शन करके बेच सके। तुर्की और ईरान मुस्लिम देशों में अपनी बादशाहत भी बनाना चाहते हैं और ये दोनों देश ये चाहते हैं कि मुस्लिम देशों को ये दोनों देश लीड करे। और रूस अमेरिका का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट से ख़त्म करना चाहता है। तो यहाँ पर तीनों देश मिलकर अमेरिका के जो सहयोगी देश है, अरब देश जो ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं यहाँ पर अपनी ऑयल सप्लाई को बढ़ाकर।
और इसके अलावा इन तीनों देशों की मीटिंग में एक दूसरे देशों की करेंसी में पेमेंट करने का मेमोरेंडम भी साइन किया गया। यानी कि ये तीनों देश डॉलर को डिच करके आपस में ट्रेड करने के लिए एक दूसरे देशों की करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अब ये डॉलर को कम इम्पोर्टेंस देंगे और शायद आने वाले समय में और देश इनसे जुड़ जाएंगे जिनसे अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं, जैसे कि चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, सीरिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं जिनके संबंध अमेरिका से अच्छे नहीं हैं। इससे निश्चित रूप से डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज करेंगे। आपको तो पता ही होगा कि जब से पेट्रो डॉलर इंट्रोड्यूस हुआ है तो दुनिया में ज़्यादातर कारोबार डॉलर में ही होता है और लगभग हर देश अपने देश में डॉलर का रिजर्व तो ज़रूर रखते हैं। तो ऐसे में अगर डॉलर की डिच कर किया जाएगा तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो ऐसे में अमेरिका को नुकसान पहुँचाने के इरादे से साथ अपने अपने देशों की मुद्रा में व्यापार किया जाएगा इन तीनों देशों के द्वारा। तो इस तरह से भी यहाँ पर ये तीनों देश काम कर रहे हैं। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भाई। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे शिपिंग रूटों को अमेरिका और उसके सहयोगी देश द्वारा कंट्रोल किया, जैसे कि सुएज़ नहर। यहाँ पर ये मिस्र जो है वो अमेरिका का सहयोगी देश है। इसके अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये भी उसी के ही इन्फ्लुएंस के स्फेयर में आते हैं, साउथ चाइना सी के पास। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा ये इंग्लिश चैनल हो गया और बहुत सारे दूसरे देश हैं जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स बने हुए हैं, वहाँ पर इनको ही कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो तीनों देश है, ईरान, टर्की और रूसिया, तो इन्हें व्यापार करने के लिए अब नए रूट की ज़रूरत है, जिसे अब INST के रूप में देखा जा रहा है। INST इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो आप देख सकते हैं कि पहला है इंडिया से जाएगा लाल सागर, फिर भूमध्य सागर, फिर वहाँ से अटलांटिक महासागर, फिर इंग्लिश चैनल को पार करते हुए रूस जाएगा। बहुत लंबा रास्ता था ये और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो ऐसे में यहाँ पर नए रास्ते की ज़रूरत हुई जो इंडिया से जाएगा ईरान के चाबहार पोर्ट, फिर रेलवे के ज़रिए जाएगा ये अज़रबैजान, फिर रशिया होते हुए अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगा। और रशिया भी ऐसे ही कर सकता है, यहाँ से सामान भेजेगा, इंडिया होते हुए पूरे एशिया की तरफ जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया रूट बन चुका है जो आने वाले टाइम में जो सुएज़ कैनाल वाला रूट है उसको चैलेंज करेगा। और वैसे भी देखा जाए तो रूस के पास कोई भी गर्म पानी वाला पोर्ट नहीं है। तो ऐसे में जब सर्दियाँ आती है तो रूस के जो ज़्यादातर पोर्ट है वो जम जाते हैं और वहाँ से कोई व्यापार ही नहीं हो पाता है। और ईरान का एक्सेस भी पर्शियन गल्फ तक ही लिमिटेड है और उसके आसपास ही अमेरिका के ही सहयोगी देश है। तो ऐसे में एक नए ट्रेड रूट का जन्म हुआ जो है INST के रूप में सामने निकल कर आया। और ये तीनों देश इन रूट का इस्तेमाल भारत के अलावा दूसरे एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए करेंगे। और इसके अलावा मिलिट्री अलायंस, इसके अलावा ये तीनों देश आने वाले समय में एक मिलिट्री अलायंस भी बना सकते हैं। रूस तो पहले से एक मिलिट्री पावर है, ईरान के पास मिसाइलों का बहुत ही बड़ा ज़खीरा है और तुर्की के ड्रोन्स बहुत एडवांस होते हैं और इन तीनों देशों के रिलेशन भी अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसे में तीनों मिलिट्री में कॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस मामले में भारत को कदम फूंक फूंक के रखना होगा और किसी भी पार्टी को नाराज़ नहीं करना होगा। और आगे क्या होगा क्या नहीं, ये तो नए वर्ल्ड ऑर्डर के बाद ही पता चलेगा। क्या ये सक्सेस होते हैं या नहीं, ये तो फ्यूचर बताएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हूं इमरान सिद्दीकी।